को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया आपका। आखिर वो दिन आ ही गया जिसका किशन को बेसब्री से इंतजार था। आज किशन को अपने कॉलेज से स्नातक की पढ़ाई की डिग्री मिलनी थी। किशन और उसके कुछ दोस्त बिजनौर में स्थित अपने कॉलेज के सामने वाली कैंटीन में बैठे अपनी कॉलेज की यादों को ताजा कर रहे थे और साथ में चाय समोसों का आनंद ले रहे थे। लेकिन किशन सिर्फ उसे मिलने वाली डिग्री के बारे में ही सोच रहा था कि कब उसके हाथ में वो डिग्री होगी। डिग्री पाने के लिए किशन इतना बेताब क्यों था, ये बात किशन के अलावा और कोई नहीं जानता था। अच्छा भाइयों, मैं कॉलेज में मिलता हूँ, मुझे डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम से पहले लाइब्रेरी की कुछ किताबें लौटानी है। ऐसा कहकर किशन ने अपनी चाय का कप मेज पर रखा और अपना बैग उठा के कैंटीन से बाहर आ गया और सीधा अपने कॉलेज की ओर जाने के लिए सड़क के किनारे खड़ा हो गया। आखिरकार वो दिन आ ही गया। आज मुझे मेरी डिग्री मिल जाएगी और फिर मैं बड़ी से बड़ी कंपनी में नौकरी के लिए अप्लाई कर पाऊंगा और अब माँ को दिन रात मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बेचारी माँ, मैं 3 साल का था तब से मुझे पालती आई है, अब मेरी बारी है उनका ख्याल रखने की। किशन की आंखों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी थी। मुझे पिछले हफ्ते उस विदेशी कंपनी ने जो ऑफर भेजा था, जिसमें मुझे वो कंपनी महीने के 1.5 लाख रुपए और 3 महीने में सेक्शन हेड की पोस्ट पर प्रमोशन दे रहे थे, वो ऑफर अभी भी है मेरे पास। मैं सोच रहा हूँ उसी को हाँ कर दूं, क्योंकि प्रमोशन के बाद मेरी सैलरी और बढ़ जाएगी। ये वाकई एक अच्छा ऑफर है। यही सब सोचते हुए किशन ने सड़क के दोनों तरफ देखा कि कोई वाहन तो नहीं आ रहा। सिग्नल भी लाल हो चुका था। ये देखकर उसने अपने बैग को संभालते हुए कॉलेज की तरफ जाने के लिए सड़क पार करना शुरू कर दिया। हाँ, मैं उसी ऑफर को ले लेता हूँ, उससे घर के हालात भी सुधर जाएंगे। ऐसा सोचते हुए किशन ने सड़क पार की और अपने कॉलेज के गेट में प्रवेश किया। अंदर जाते ही वो गेट के इधर उधर देखने लगा, मानो वो किसी को ढूंढ रहा हो। असल में किशन अपनी गर्लफ्रेंड शिखा को ढूंढ रहा था। शिखा भी किशन के साथ कॉलेज में ही थी। कमाल है, शिखा ने तो अभी मुझे मैसेज किया था कि वो कॉलेज के गेट के पास मेरा इंतजार कर रही है, पर यहाँ तो कोई नहीं है। ऐसा कहकर किशन ने अपना मोबाइल निकालने के लिए अपनी जेब में हाथ डाला, लेकिन उसकी जेब तो खाली थी। फिर किशन को याद आया कि वो अपना मोबाइल कैंटीन में ही भूल गया था। किशन ने अपने माथे पर हाथ मारा और वापस कैंटीन की तरफ चल दिया। सौभाग्य से किशन के दोस्त अभी वहीं थे। किशन का जिगरी दोस्त धीरज भी किशन के साथ पढ़ता था और वो भी वहीं कैंटीन में मौजूद था। धीरज ने किशन का फोन संभाल के अपने पास रख लिया था। किशन वहाँ पहुंचा तो धीरज ने किशन का फोन लौटाते हुए कहा, भाई ये जल्दी लाइब्रेरी में बुक्स लौटाने की थी या भाभी से मिलने की? ये सुनकर सभी जोर से हंस पड़े। किशन ने भी मुस्कुराते हुए अपना फोन वापस लिया और कैंटीन से बाहर आ गया। थैंक गॉड। ऐसा कहते हुए किशन ने शिखा का नंबर लगाया और सड़क पार करने लगा। किशन का ध्यान भले ही शिखा के फोन और कॉलेज की गेट की तरफ था, लेकिन फिर भी किशन ने सड़क पार करने से पहले बराबर चेक किया और देखा कि सिग्नल लाल था। किशन बड़ी ही सहजता से चलता रहा और इतने में शिखा ने फोन उठा लिया। शिखा, कहाँ हो तुम? क्या गेट नंबर 2 पर? ओह चलो मैं आता हूँ, मेरा इंतजार। किशन की बात भी पूरी नहीं हुई थी कि साइड से सिग्नल तोड़कर पूरी स्पीड से आते हुए एक ट्रक ने किशन को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोर की थी कि किशन काफी ऊपर तक हवा में उछल गया और बहुत जोर से सड़क पर आकर गिरा। काफी देर तक किशन सड़क पर लुढ़कता रहा और फिर वो एक पत्थर से जाकर टकरा के रुक गया। उसका बहुत खून बह चुका था। धीरे धीरे किशन की आंखों में जो धुंधलाई सी रोशनी बची थी वो भी अंधेरे में बदल गई और वो बेहोश हो गया। जब किशन को होश आया तो उसने खुद को एक अनजान कमरे में पाया। ये मैं कहाँ हूँ? किशन ने अपने मन में सोचा। किशन ने अपनी आंखें घुमाई और पाया कि वो हॉस्पिटल में था। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन वो हिल भी नहीं पा रहा था। हाथ पैर तो दूर, यहाँ तक कि किशन अपनी उंगलियां भी नहीं हिला पा रहा था। उसने बोलने की कोशिश की, लेकिन बेचारा बोल भी नहीं पा रहा था। बस उसकी आंखें और सांसें चल रही थी। तभी एक नर्स किशन की नियमित जांच के लिए आई तो उस नर्स ने देखा कि किशन की आंखें खुली थी और उसमें से आंसू बह रहे थे। नर्स चिल्लाकर डॉक्टर को आवाज लगाते हुए कमरे से बाहर निकल गई। तभी एक डॉक्टर अपने कुछ टीम मेंबर्स और उस नर्स के साथ रूम में वापस दाखिल हुए और किशन की जांच करने लगे। जांच के दौरान किशन एक बार फिर बेहोश हो गया। इस बार किशन को जब होश आया तो किशन के सामने किशन की मां सविता, किशन की गर्लफ्रेंड शिखा और किशन का बचपन का दोस्त धीरज डॉक्टर के साथ खड़े थे। किशन को होश में आया देखकर शिखा और सविता किशन के पास जाकर जोर जोर से रोने लगे। धीरज ने दोनों को संभालते हुए पीछे होने को कहा। डॉक्टर किशन के पास आए और किशन से बोले, अब मैं तुमसे कुछ सवाल करूंगा, उन सवालों का जवाब देने की कोशिश करना। क्या तुम तैयार हो? डॉक्टर ने देखा किशन होठ हिलाने की कोशिश कर रहा था पर बोल नहीं पा रहा था। डॉक्टर ने कहा, कोई बात नहीं, रिलैक्स। अगर तुम्हें बोलने में परेशानी हो रही है तो अपनी आंखें झपका के जवाब देना। अगर तुम्हारा जवाब हाँ है तो एक बार पलक झपकाना और अगर तुम्हारा जवाब ना है तो 2 बार पलक झपकाना, ठीक है? ऐसा सुनकर किशन ने एक बार पलक झपका दी। गुड। डॉक्टर ने पूछना शुरू किया, तुम्हारा नाम क्या है राघव? किशन ने 2 बार पलक झपका दी। तो क्या केशव है? किशन ने मना करने के लिए 2 बार पलक झपका दी। तो क्या किशन है तुम्हारा नाम? इस बार किशन ने एक बार पलक झपका के हामी भर दी। बहुत अच्छे। फिर डॉक्टर ने किशन की मां की ओर इशारा करते हुए कहा, किशन, क्या तुम इन्हें जानते हो? किशन ने एक बार पलक झपका दी। क्या ये तुम्हारी टीचर है? किशन ने इनकार में 2 बार पलकें झपका दी। अच्छा, तो क्या ये तुम्हारी मां है? इस बार किशन ने एक बार पलक झपकाई और किशन की आंखों से आंसू बह गए। किशन को इस तरह लाचार देखकर सविता एक बार फिर फूट फूट कर रोने लगी। अच्छा, ये कौन है? तुम्हें याद है इसके बारे में कुछ? क्या तुम इसे जानते हो? ऐसा कहकर डॉक्टर ने शिखा की तरफ इशारा किया। किशन ने फिर अपनी पलक एक बार झपका दी। क्या ये तुम्हारी बहन है? किशन ने 2 बार पलकें झपका दी। अच्छा नहीं, तो कौन है? क्या ये तुम्हारी क्लास में पढ़ती है?
किशन ने एक बार फिर पलक झपकाई। अच्छा, तो ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? किशन ने हामी में एक बार पलक झपका दी। फिर डॉक्टर ने धीरज की तरफ इशारा करते हुए पूछा, अच्छा, इसके बारे में क्या जानते हो? क्या ये तुम्हारा भाई है? किशन ने 2 बार पलकें झपका के उत्तर दिया। तो कौन है? क्या ये तुम्हारी क्लास में पढ़ता है? किशन ने एक बार पलक झपकाई। अच्छा, तो ये तुम्हारा दोस्त है? किशन ने हाँ कहने के लिए एक बार पलक झपका दी। बहुत अच्छा किशन, अब तुम आराम करो। ऐसा कहकर डॉक्टर कमरे के दरवाजे के पास खड़े किशन के परिजनों के पास आकर बोले। इस बात से ये तो साफ हो गया कि किशन की याददाश्त ठीक है। डॉक्टर, किशन कब तक ठीक हो पाएगा? धीरज ने अपने आंसू पोंछते हुए डॉक्टर से पूछा। आइए इस बारे में मेरे कैबिन में चलकर बात करते हैं। ऐसा कहकर डॉक्टर ने नर्स को किशन को कोई इंजेक्शन देने के लिए कहा और कमरे से बाहर आ गया। सविता, शिखा और धीरज भी किशन को देखते देखते डॉक्टर के पीछे पीछे कमरे से बाहर आ गए। डॉक्टर के कैबिन में डॉक्टर ने तीनों को बैठने को कहा और किशन की हालत के बारे में बताते हुए कहा, देखिए, मैं आपको कोई झूठी उम्मीद नहीं दूंगा। किशन की हालत ठीक नहीं है। उसकी सारी हड्डियां टूट चुकी हैं, पसली भी टूटकर उसके फेफड़ों में धंस गई है। तो देखा जाए तो किशन के पास अब ज्यादा समय नहीं है। उसके अंदरूनी अंग भी धीरे धीरे काम करना बंद कर रहे हैं। किशन को अब अपनी बाकी की बची हुई जिंदगी यहीं हॉस्पिटल में बितानी होगी, क्योंकि जब तक किशन की सांसें हैं, हम मशीनों के सहारे उसे यहाँ जिंदा रखने की बस कोशिश कर सकते हैं। अब आप लोग सोचकर बता दीजिए क्या करना है और इन पेपर्स पर साइन कर दीजिए। ऐसा कहकर डॉक्टर ने कुछ पेपर्स सविता के आगे रख दिए। डॉक्टर की बात सुनकर सविता और शिखा का रो रो के बुरा हाल हो गया। धीरज ने जैसे तैसे खुद को संभालते हुए डॉक्टर के दिए पेपर साइन कर दिए और किशन का इलाज जारी रखने को कहा। दिन बीते, लेकिन सविता, शिखा और धीरज ने किशन के पास आना नहीं छोड़ा। सविता और शिखा हर रोज किशन से मिलने आते और किशन से ढेरों बातें करते। धीरज की नई नई जॉब लगी थी, इसलिए धीरज थोड़ा कम आ पाता था, लेकिन जब भी मौका मिलता आता जरूर था। किशन के कॉलेज के दोस्त भी 1-2 बार उससे मिलने आए थे, लेकिन सब धीरे धीरे अपनी अपनी जिंदगियों में बिजी हो गए थे। शिखा को भी एक विदेशी कंपनी से जॉब की ऑफर आई थी, लेकिन शिखा उस ऑफर को हाँ नहीं कह पा रही थी, क्योंकि शिखा किशन को वक्त देना चाहती थी और जॉब ज्वाइन करने के बाद शिखा ऐसा नहीं कर पाती। वो किशन को इस हालत में अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। किशन ने शिखा से वादा किया था कि जॉब लगते ही दोनों शादी कर लेंगे, लेकिन दोनों में से किसी ने नहीं सोचा था कि किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। जब किशन को धीरज से शिखा के इस फैसले का पता चला तो किशन को अपने ऊपर बहुत गुस्सा आया। वो अपनी हालत के बारे में जानता था। वो जानता था कि उसके पास अब बहुत कम वक्त बचा था। शिखा का उसके साथ कोई भविष्य नहीं था। वो शिखा को इस तरह अपनी जिंदगी बर्बाद करते नहीं देख सकता था। इसलिए किशन ने एक दिन अपने दिल पर पत्थर रखकर शिखा से अपना रिश्ता तोड़ लिया और शिखा को आजाद कर दिया। किशन दिल पर पत्थर रखकर शिखा से अलग हो गया। वो शिखा को अपनी जान से ज्यादा प्यार करता था, लेकिन वो जानता था कि अब वो शिखा को कोई खुशी नहीं दे सकता था। कितने सपने थे किशन के, सब किशन की हड्डियों की तरह चूर चूर हो गए थे। कुछ महीने ऐसे ही बीत गए। धीरे धीरे लोगों ने किशन के पास आना कम कर दिया। हफ्ते में एक बार धीरज आकर किशन से मिलता था। तब किशन अपने परिवार की खैर खबर के बारे में उससे जान लिया करता था। किशन, जो बचपन से ही अपनी विधवा माँ सविता के साथ रहता था, क्योंकि उसके पिता एक सड़क दुर्घटना में मारे गए थे। वहीं माँ ने किशन के एक्सीडेंट के बाद सहारे के लिए किसी से दूसरी शादी कर ली थी, ऐसा धीरज से उसको जानने को मिला था। किशन के सौतेले पिता गिरधर की एक बेटी थी जिसका नाम था स्नेहा, जो किशन से कुछ दिन ही छोटी थी। और हाल फिलहाल में स्नेहा को स्कूल से निकलना पड़ा था, क्योंकि किशन के माँ बाप या तो किशन का इलाज का पैसा भर सकते थे या तो स्नेहा की पढ़ाई का। किशन को एक तरफ अपने सौतेले पिता गिरधर के लिए बहुत आदर भाव महसूस हो रहा था, वहीं उनके लिए बहुत बुरा भी लग रहा था। गिरधर पहले ही किशन के इलाज के लिए बहुत लोन उठा चुके थे। अब किशन की माँ ने एक छोटी सी दुकान भी खोल ली थी, जिसमें स्नेहा अपनी माँ का हाथ बटाती थी। किशन अपनी हालत पर बहुत निराश हो गया था। कहां वो अपने घर वालों का सहारा बनना चाहता था और कहां वो सिर्फ एक बोझ बनकर रह गया था। उस दिन वो पूरी रात अपनी इस लाचार जिंदगी के बारे में सोच सोच के रोता रहता था। एक रात किशन ऐसे ही निराश होकर रो रहा था, तभी एक अनजान आदमी किशन के कमरे में दाखिल हुआ और अंदर से दरवाजा बंद करके किशन की ओर बढ़ा। आखिर कौन था ये अनजान शख्स और क्यों वो किशन के कमरे में ऐसे घुसा? अपनी अंदर से दरवाजे की कुंडी लगाकर किशन की ओर बढ़ने लगा। किशन ने उस अनजान शख्स को आज से पहले कभी नहीं देखा था। वो शख्स डॉक्टर तो नहीं था, फिर आखिर वो था कौन और वो किशन से इस तरह क्यों मिलने आया था? वो शख्स किशन के करीब आया और बोला, तुम मुझे नहीं जानते, पर मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। मैं एक साइंटिस्ट हूँ। मैं और मेरी टीम तुम्हारे जैसे लाइलाज बीमारी वाले मरीजों पर टेस्टिंग करते हैं। हमें हॉस्पिटल से खबर मिल जाती है कि किस मरीज का आखिरी समय चल रहा है, इसीलिए मैं तुमसे यहाँ बात करने आया हूँ। अगर तुम हमारे साथ जीन एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बनते हो तो तुम्हारे बदले तुम्हारे परिवार को एक अच्छी खासी धनराशि हम देंगे। किशन अपने जीवन से सारी उम्मीदें खो चुका था, लेकिन उस जीन एक्सपेरिमेंट की बात ने किशन के मन में एक नई उम्मीद जगा दी। अब किशन को मरने का कोई गम नहीं था, क्योंकि अब उसकी मौत के बदले उसके परिवार को एक अच्छी धनराशि तो मिल ही जाएगी। जीन एक्सपेरिमेंट को सरकार ने बेशक मंजूरी दे रखी थी, लेकिन इस बात को गोपनीय तरीके से ही लोगों से किया जाता था। इस एक्सपेरिमेंट में साइंटिस्ट उन मरीजों पर अपने आविष्कार और खोजों की टेस्टिंग करते थे जिन मरीजों की बीमारी लाइलाज होती थी या जिनके पास कुछ ही दिन जिंदगी के बचे होते थे। बदले में उन मरीजों के परिवार वालों को पैसे दिए जाते थे। किशन भी उन मरीजों में से ही एक था। किशन के अलावा और 12 मरीजों को हॉस्पिटल से बिजनौर से काफी दूर एक प्रयोगशाला में पहुंचा दिया गया।
प्रयोगशाला में किशन को एक ठंडी स्टील की टेबल पर लिटा दिया गया और किशन के ऊपर एक ऑपरेशन लाइट जला दी गई। किशन की हालत किसी से छुपी नहीं थी, लेकिन फिर भी उस टेबल के पास रखी एक मशीन से किशन के हाथ पैर कसकर बांध दिए गए, जैसे कि किशन एक्सपेरिमेंट के बीच उठ खड़ा होगा। साइंटिस्ट 07 की टेस्टिंग शुरू की जाए। हेड साइंटिस्ट का ये आदेश सुनते ही किशन के चारों तरफ ऐसी ऐसी मशीनें आ गई जो किशन ने कभी देखी सुनी भी नहीं थी। देखते ही देखते किशन के शरीर के हर एक हिस्से में सुई लग रही थी और एक अजीब सा तरल पदार्थ किशन की नसों में मशीन और सुई के माध्यम से डाला जाने लगा। किशन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर किशन के साथ हो क्या रहा था, लेकिन जो भी था ये सब किशन को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। फिर किशन ने अपनी माँ के बारे में सोचा, जो हर मुमकिन कोशिश कर रही थी किशन को जिंदा रखने की। अपनी बहन के बारे में सोचा, जिसे स्कूल बीच में छोड़ना पड़ा, और अपने प्यार शिखा के बारे में सोचा, जिसका दिल किशन को तोड़ना पड़ा। किशन की तकलीफ इन तीनों की तकलीफ से बहुत कम थी, मगर ये सब सहना आसान नहीं था। किशन को वो तरल पदार्थ अपनी नसों में जाता हुआ गर्म लावे सा महसूस हो रहा था। किशन के टूटे फूटे शरीर में मानो जान आ गई थी, और ये जान भी बस इसीलिए आई थी ताकि किशन उस तरल पदार्थ के दर्द को महसूस कर सके। किशन को उस वक्त ऐसा महसूस हो रहा था जैसे एक साथ हजारों सुइयां किशन के शरीर में जगह जगह चुभा दी गई हों। किशन के अंदरूनी अंग मानो चीख पुकार कर रहे हों, क्योंकि वो अंग उस बाहरी पदार्थ को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहते थे। किशन को लग रहा था कि किशन के अंदर सब कुछ पिघल रहा था। किशन की पसलियां जो किशन के फेफड़ों में धंसी हुई थी और ज्यादा किशन के फेफड़ों में घुसने लगी। किशन चिल्लाना चाहता था मगर नहीं चिल्ला पाया। किशन रोना चाहता था मगर ये भी हो न सका। किशन इस तकलीफ और असहनीय दर्द को चुपचाप सहता रहा, क्योंकि किशन के मन में अपने परिवार की मदद का ख्याल था। कुछ समय तक ये सब प्रक्रिया ऐसे ही चलती रही। किशन की आंखें बंद हो चुकी थी। किशन के अंदर जो बची कुची जान थी वो भी इस एक्सपेरिमेंट के चक्कर में निकल रही थी, लेकिन ये किशन के दर्द का अंत नहीं था। किशन ने अपनी आंखें खोली, लेकिन किशन के आगे सिर्फ अंधेरा था। किशन की आंखों की रोशनी जा चुकी थी। किशन अब अपंग के साथ साथ अंधा भी हो चुका था। अब इसे सौभाग्य कहें या दुर्भाग्य, किशन अभी भी जिंदा था। किशन अपने शरीर से उन मशीनों को हटता हुआ महसूस कर पा रहा था, लेकिन इस बात से भी किशन की तकलीफ और दर्द कम नहीं हुए। उल्टा जितनी तकलीफ किशन ने एक्सपेरिमेंट के वक्त सही थी, ये तकलीफ उस तकलीफ से कहीं ज्यादा थी। सब्जेक्ट 07 हैज फेल्ड। सब्जेक्ट की देखने सूंघने की शक्ति जा चुकी है। इसकी नसें भी पदार्थ की वजह से जल चुकी हैं। एक्सपेरिमेंट का सब्जेक्ट पर नकारात्मक असर हुआ है। इसके दर्द सहने की क्षमता कम हो गई है। हेड साइंटिस्ट की कर्कश आवाज धीरे से किशन के कानों में पड़ी। मैं अपंग हूँ, मैं अंधा भी हो गया हूँ। हल्का सा हिलने पर भी मेरे शरीर में एक असहनीय दर्द महसूस होगा, क्योंकि मेरे दर्द सहने की शक्ति बहुत कम हो चुकी है। लेकिन अभी भी ये कोई चमत्कार ही है जो मैं जिंदा हूँ। मैं ये सब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। किशन मन में सोचने लगा। किशन के मन में जो जिंदा रहने की बची कुची उम्मीद थी वो भी अब खत्म हो गई। किशन अब एक बेकार पड़े सामान की तरह था। किशन ने इस एक्सपेरिमेंट के लिए हाँ कहा था, तब किशन को इसमें कोई बुराई नहीं दिखी थी। किशन को लगा था कि इस एक्सपेरिमेंट से किशन का फायदा ही फायदा था। अगर एक्सपेरिमेंट कामयाब हुआ तो किशन को अपनी जिंदगी वापस मिल जाएगी, और अगर एक्सपेरिमेंट के दौरान किशन की मौत भी हो गई तो भी किशन के घर वालों को एक अच्छी धनराशि मिल जाएगी। लेकिन किशन ने ये नहीं सोचा कि अगर एक्सपेरिमेंट कामयाब नहीं हुआ और किशन की मौत भी नहीं हुई तब क्या होगा। किशन अपने लाचार शरीर को भी अब खो चुका था। किशन का शरीर अब कभी दोबारा पहले जैसा नहीं हो सकता था। अब कोई चमत्कार ही किशन को इस दुख से निकाल सकता था। अपनी ऐसी हालत देखकर किशन की आंखों से आंसू बहने लगे। किशन की ये दुर्दशा देखकर साइंटिस्ट को किशन पर तरस आ गया, और वो साइंटिस्ट किशन की मदद करने के लिए तैयार हो गए। साइंटिस्ट ने किशन को आसान मौत देने का एक उपाय दिया, और ये भी वादा किया कि साइंटिस्ट किशन के परिवार को पर्याप्त धनराशि देंगे। किशन ने उन साइंटिस्ट की बात मान ली, लेकिन एक निवेदन किया कि मरने के लिए किशन को खुले आसमान के नीचे छोड़ दिया जाए। किशन अपना आखिरी वक्त खुले आसमान में तारों के नीचे बिताना चाहता था। साइंटिस्ट ने ऐसा ही किया। साइंटिस्ट ने एक दवाई इंजेक्शन से किशन के शरीर में डाल दी और किशन को खुले आसमान के नीचे जंगल में लिटाए। रात का समय था, चारों तरफ सन्नाटा था, ठंडी हवा चल रही थी। जंगल में पेड़ों के पत्तों की सरसराहट के साथ साथ बस कुछ झींगरों की आवाजें ही सुनाई दे रही थी। किशन जंगल में पड़ा हुआ ऊपर आसमान की तरफ देख रहा था। बेशक किशन को कुछ नजर नहीं आ रहा था, लेकिन किशन ये महसूस कर पा रहा था कि किशन के ऊपर खुला आसमान था। ठंडी हवाएं किशन के बालों को सहला रही थी। कुछ एक ओस की बूंदें भी किशन के चेहरे पर गिरती हुई महसूस हो रही थी। लेकिन ये सब मिलकर भी किशन की यातना को कम नहीं कर पा रहे थे। किशन को रह रहकर बस यही ख्याल आ रहा था कि बस कुछ पल बाद ये सब खत्म हो जाएगा, किशन का जीवन समाप्त हो जाएगा। इस सबसे पहले मेरा जीवन कैसा हुआ करता था? जब यह सवाल किशन के मन में आया तो किशन अपने आप को अपने अतीत की यादों में गुम होने से नहीं रोक पाया। किशन को अपनी बीती जिंदगी में ऐसा कोई लम्हा नहीं याद आ रहा था जिसे किशन खूबसूरत कह सकता था। किशन का जीवन बहुत ही साधारण सा था। किशन कोई विशेष बच्चा नहीं था, बल्कि ये कहना गलत नहीं होगा कि किशन एक साधारण वर्ग का लड़का था। किशन के बाल काले और आंखें भूरी थी। किशन के रंग रूप में भी कोई अलग सी विशेषता नहीं थी। यहाँ तक कि किशन की जिंदगी में भी कोई उत्तेजना से भरा पल नहीं रहा। 3 साल का था तब पिता का देहांत हो गया। माँ ने काम करके पाल पोस कर बड़ा किया। साधारण से स्कूल में पढ़ाई की। कॉलेज में गया तो वहाँ साथ साथ जॉब नहीं कर सकता था कि माँ का हाथ पटा सके। कॉलेज की डिग्री मिलने वाले दिन जीवन भर के लिए अपाहिज हो गया। लेकिन सब कुछ ऐसा ही था, ये कहना भी गलत ही होगा, क्योंकि किशन की जिंदगी में एक ऐसा पल था जिससे किशन के चेहरे पर मुस्कान आ जाती थी। वो था शिखा से मिलना। क्या मैं कभी भी शिखा के लायक था?
सोचते हुए किशन शिखा को याद करने लगा। कॉलेज के पहले दिन कुछ कॉमन दोस्तों ने शिखा और किशन की जान पहचान कराई थी। धीरे धीरे दोस्ती हुई और फिर प्यार हो गया। शिखा किशन के लिए जिंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई थी। जब किशन शिखा के साथ होता था तब हर लम्हा खास होता था। पर अब इन सब बातों का कोई फायदा नहीं था। अब सब खत्म हो चुका था। किशन ने शिखा को अपने प्यार के मोह से दूर करने के लिए ब्रेकअप कर लिया था। शिखा का दिल टूट गया था। क्या मेरे जाने के बाद शिखा मुझे कभी एक अच्छी याद की तरह याद करेगी? बस ये महज ख्याल था जो इस समय किशन के जहन में दौड़ रहा था। अपनी माँ, बहन, जिगरी दोस्त धीरज, एक एक करके सब किशन के जहन में आने लगे। लेकिन वो कहते हैं ना, मौत को बुलाना बहुत आसान होता है, लेकिन जब मौत सामने होती है तो उस एहसास को जीना उतना ही मुश्किल। किशन के साथ भी वही हुआ। जैसे जैसे किशन का वक्त नजदीक आ रहा था, किशन के अंदर जीने की एक आखिरी लौ जाग उठी। नहीं नहीं, मैं अभी मरना नहीं चाहता, मैं अभी मरना नहीं चाहता। अंदर ही अंदर किशन जोर जोर से चिल्लाने लगा। किशन ने अपने जीवन में कभी कुछ नहीं मांगा। जो मिला, जैसा मिला उसे स्वीकार किया। किशन को बस अपनी माँ की परेशानी दूर करनी थी। किशन को अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक सुखद जीवन जीना था। अभी मुझे बहुत कुछ करना है, अभी मुझे मरना नहीं है। किशन की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। किशन अपने इस दुर्भाग्य को स्वीकार नहीं करना चाहता था। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं किया कि मुझे ऐसा अंत नसीब हो। मुझे जीना है, मुझे और जीना है। किशन चिल्ला चिल्ला कर भगवान से अपने जीवन की भीख मांगना चाहता था, मगर किशन बोलने में समर्थ ही नहीं था। धीरे धीरे किशन को अपने दिल की धड़कन धीमी होती महसूस होने लगी। किशन एक आखिरी बार अपने माँ बाप, बहन, शिखा और धीरज से मिलना चाहता था। किशन इस तरह मरना नहीं चाहता था। जैसे जैसे किशन की धड़कन थम रही थी, वैसे वैसे किशन को धुंधला सा तारों भरा आसमान दिखाई देने लगा। किशन के शब्द लड़खड़ाते हुए किशन के मुंह से बाहर निकले, मैं जीना चाहता हूँ। और इन्हीं आखिरी शब्दों के साथ किशन ने दम तोड़ दिया। तुम सो रहे हो? जैसी ये आवाज किशन के कानों में पड़ी, किशन को महसूस हुआ कि किसी ने किशन का कान मरोड़ा है। किशन ने आंखें खोली तो खुद को अपने स्कूल की क्लास के डेस्क पर बैठा पाया। किशन के पास धीरज बैठा अपनी किताब के पन्ने फाड़कर हवाई जहाज बना रहा था। क्या मैं देख सकता हूँ? ऐसा सोचकर किशन हड़बड़ा के उठा और डेस्क से गिर गया। सभी बच्चों का ध्यान किशन की तरफ खिंच गया। क्या तुम ठीक हो किशन? टीचर ने किशन से सवाल किया। जी। किशन ने डरते डरते अपना मुंह खोला। क्या ये सब सच है? क्या मैं बोल भी सकता हूँ? मैं चल सकता हूँ? क्या मुझे नया जीवन मिला है? या वो एक्सपेरिमेंट काम कर गया? मैं टाइम ट्रेवल करके पीछे आ गया हूँ? किशन की आंखों से खुशी के आंसू बह गए। किशन अपने जज्बात छुपा नहीं पा रहा था। किशन, तुम रो क्यों रहे हो? क्या हो गया तुम्हें? टीचर ने हैरानी से किशन की तरफ देखते हुए पूछा। ये सच है, ये सब सच है। हाँ हाँ, ये सच है, कहता हुआ किशन जोर जोर से चिल्लाता हुआ क्लास से बाहर बाथरूम की तरफ दौड़ गया। किशन को यह सुनिश्चित करना था कि ये सब जो भी हो रहा है वो एक ख्वाब नहीं था। तुम ऐसे कैसे बाहर जा सकते हो? रुको किशन, किशन! टीचर जोर से चिल्लाई, लेकिन किशन अब कहाँ रुकने वाला था। आखिर मरने के बाद किशन के साथ जो हुआ वो वाकई कोई चमत्कार था या उस एक्सपेरिमेंट का आविष्कार? क्या ऐसा तो नहीं ये सब किशन का कोई ख्वाब था? जानने के लिए सुनते रहिए का किशन, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। खुद को अपने स्कूल की क्लास में पाया। ये सब देखकर किशन को विश्वास नहीं हुआ। किशन बोल पा रहा था, देख पा रहा था और चल भी पा रहा था। या तो किशन को भगवान ने एक दूसरा मौका दिया था, या ये जीन एक्सपेरिमेंट का आविष्कार था कि किशन टाइम ट्रेवल करके अपने अतीत में आ गया था। किशन सुनिश्चित करना चाहता था कि ये सब हकीकत थी, इसीलिए टीचर से बिना पूछे किशन क्लास से बाहर बाथरूम की तरफ दौड़ गया। टीचर ने किशन की शिकायत प्रिंसिपल को कर दी। किशन को प्रिंसिपल ने अपने रूम में बुलाया। किशन अपना सिर नीचे करके प्रिंसिपल सर के आगे खड़ा था। किशन, क्या तुम जानते हो तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया गया है? प्रिंसिपल सर ने सवाल किया। जी सर, किशन ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। मैं टीचर को बिना बताए बिना पूछे क्लास के बीच क्लास से बाहर भाग गया था। प्रिंसिपल सर किशन का स्कूल रिकॉर्ड पढ़ते हुए बोले, बेटा किशन, तुम एक होनहार स्टूडेंट हो। स्कूल की तुमसे बहुत उम्मीदें हैं। स्कूल के बच्चे तुम्हें अपना आदर्श मानते हैं। तुम्हें ऐसी हरकत करना शोभा नहीं देती। मैं ये नहीं कह रहा कि बच्चे वही करते हैं जो तुम करते हो, लेकिन कल को तुम कुछ गलत करोगे तो तुम्हारा उदाहरण देकर बाकी बच्चे भी अपनी मनमानियां करने लगेंगे। किशन ने अपना सिर हिलाते हुए जवाब दिया। मैं अपने इस व्यवहार के लिए माफी चाहता हूँ सर, आगे से कभी ऐसा नहीं होगा। गुड, अगली बार थोड़ा ध्यान रखना। प्रिंसिपल सर ने किशन के रिकॉर्ड फाइल बंद करते हुए कहा। होनहार बच्चों की पढ़ाई उनके सिर चढ़कर बोलती है। किशन को अचानक अपने कानों में ये आवाज सुनाई दी। अरे ये क्या था? किशन धीरे से बुदबुदाया और इधर उधर देखने लगा कि ये आवाज किसकी थी और कहां से आई। बस माफी मांग लो और बच जाओ। मुझे किशन को 2 दिन के लिए सस्पेंड कर देना चाहिए, ताकि बाकी के बच्चों को सबक मिलेगा कि नियम सबके लिए एक से होते हैं। किशन के कानों में फिर से आवाज आई, लेकिन इस बार किशन को ये यकीन था कि ये आवाज प्रिंसिपल सर की थी। ये आखिर हो क्या रहा है? क्या मैं प्रिंसिपल सर के दिमाग को पढ़ पा रहा हूँ? क्योंकि मैंने अभी जो कुछ भी सुना ऐसा सर ने अपने मुंह से तो बोला ही नहीं, फिर मुझे क्यों सुनाई दिया? किशन ने सोचा, इससे पहले सर मुझे सस्पेंड करने का मन बना ले, मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। ऐसा सोचते हुए किशन ने बड़ी विनम्रता से प्रिंसिपल सर से पूछा, सर क्या मैं अब जा सकता हूँ? हाँ, अब तुम जाओ। सर ने अपने लैपटॉप पर कुछ टाइप करते हुए जवाब दिया। जाते जाते किशन के कानों में फिर से प्रिंसिपल की मन की आवाज सुनाई दी। चलो इस बार माफ कर देता हूँ, आगे कुछ हुआ तो सजा दूंगा। इस बार पहली और आखिरी गलती समझ के छोड़ देता हूँ। मैं पक्का प्रिंसिपल सर के दिमाग को पढ़ पा रहा हूँ। किशन को अब इस बात का विश्वास हो गया, लेकिन कैसे?
क्या ये सब उस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट है? लेकिन उन साइंटिस्ट ने ये नहीं बताया था कि मुझे क्या क्या शक्तियां मिलेंगी। क्या इसके अलावा और कोई शक्ति भी है क्या मेरे पास? यही सब सोचता हुआ किशन वापस अपनी क्लास में आ गया। किशन अपने डेस्क पर आकर बैठ गया और पढ़ने लगा। ये आखिरी पीरियड है, फिर मैं घर जाकर अपनी माँ से मिलूंगा। कितने साल हो गए मैंने उन्हें नहीं देखा। किशन मन ही मन सोच के बहुत खुश हुआ। किशन ने अपने साथ पढ़ने वाले बच्चों के दिमाग भी पढ़ने की कोशिश करी, लेकिन नहीं पढ़ पाया। ये क्या, मैं बच्चों का दिमाग क्यों नहीं पढ़ पा रहा? क्या मेरी शक्ति अब काम नहीं कर रही? क्या मैं किसी का ही दिमाग पढ़ने की क्षमता रखता हूँ? या फिर ऐसा है कि शायद कोई निश्चित परिस्थिति में ये शक्ति काम करती है? किशन अपने मन में सोचने लगा। किशन के चेहरे से ये साफ पता चल रहा था कि किशन का दिमाग इस वक्त क्लास में नहीं था। गणित की टीचर बोर्ड पर कुछ लिख रही थी। जैसे ही लिखकर वो टीचर पीछे मुड़ी, उनकी नजर बच्चों की तरफ देखते हुए किशन पर पड़ी। किशन को अपने ख्यालों में डूबा देखकर टीचर ने किशन को आवाज लगाई, किशन किशन। अचानक से टीचर की आवाज सुनकर किशन अपनी चेतना में वापस आया और हड़बड़ाकर खड़ा होकर बोला, जी मिस। टीचर ने बोर्ड की तरफ इशारा करते हुए कहा, कहाँ ख्यालों में खोए हुए थे? मैं क्या कोई कहानी सुनाने आई हूँ यहाँ? आओ और ये अलजेब्रा की प्रॉब्लम आकर बोर्ड पर हल करो। किशन अभी प्रिंसिपल सर से अपने बर्ताव के लिए माफी मांग कर आया था और स्कूल से सस्पेंड होता होता बचा था। किशन फिर किसी झमेले में नहीं पड़ना चाहता था। किशन ने बोर्ड पर लिखी प्रॉब्लम को ध्यान से पढ़ा। अपने पिछले जन्म में किशन को अलजेब्रा की प्रॉब्लम को हल करने में बहुत तकलीफ होती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं था। किशन बोर्ड तक आया और मारकर उठाकर बोर्ड पर प्रॉब्लम का हल करने लगा। किशन को इतनी सहजता से अलजेब्रा की प्रॉब्लम का हल निकालते हुए देखकर सभी बच्चे और टीचर हैरान रह गए। किशन को 1 मिनट से भी कम समय लगा उस प्रश्न का उत्तर निकालने में। हल निकालकर किशन ने मारकर टीचर को वापस दे दिया और बोला, हो गया मिस। टीचर बोर्ड की तरफ देखकर हैरान रह गई। किशन का जवाब बिल्कुल सही था। फिर वो टीचर मुड़कर किशन से बोली, किशन तुमने ये कैसे किया? मैंने तो अभी तक ये चैप्टर क्लास में पढ़ा ही नहीं है। टीचर की बात सुनकर किशन के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। किशन डर गया कि कहीं किशन पकड़ा न जाए। किशन दिमाग दौड़ाता हुआ हैरानी से मिस की तरफ देखकर मन में सोचने लगा, तो आपने मुझे ये सवाल हल करने को दिया ही क्यों था? लेकिन फिर किशन ने बड़ी ही चतुराई से बात घुमाते हुए कहा, नहीं मिस, वो मैंने ये चैप्टर पहले से कल घर में पढ़ लिया था। मिस रूबी किशन की गणित की टीचर थी। किशन और मिस रूबी में ज्यादा अच्छा रिश्ता नहीं था। मिस रूबी के स्कूल के पहले ही दिन किशन ने मिस रूबी की गलती निकाल दी थी, जिससे मिस रूबी किशन से चिढ़ गई थी। हालांकि मिस रूबी ने अपनी गलती को एक दूसरी तरह से तोड़ मरोड़ कर अपनी बात को ही सही ठहराया और किशन को मिस रूबी से माफी मांगनी पड़ी। लेकिन तभी से ही मिस रूबी और किशन का नाता कभी जुड़ नहीं पाया। दोनों ही एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। मैं अपने स्कूल टाइम को बहुत मिस करता था, बहुत मजा आता था यहाँ। किशन ने मुस्कुराते हुए मिस रूबी को अभी तक चकित खड़े देखा और मन ही मन सोचा, पिछले जन्म के अनुसार 2 साल बाद मिस रूबी की शादी हुई थी और इनके पति ने इन्हें 1 हफ्ते में ही मार दिया था। लेकिन इस बार मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं आपको बचाऊंगा मिस। स्कूल खत्म हो गया था और सभी बच्चे अपना बैग उठाकर गेट की तरफ दौड़ गए। मिस रूबी भी अपना रजिस्टर लेकर क्लास से चली गई। किशन भी अपने डेस्क पर लौट आया और अपना बैग उठाकर क्लास से बाहर की तरफ जाने लगा। अरे किशन, कहाँ जा रहा यार? धीरज ने किशन के कंधे से बैग को खींचते हुए कहा, स्कूल के पीछे वाले ग्राउंड में फुटबॉल खेलने नहीं जाना क्या? पिछले जन्म में किशन का ये रोज की दिनचर्या का हिस्सा था। स्कूल से निकलकर ग्राउंड में जाकर दोस्तों के साथ फुटबॉल खेलना। किशन छोटे छोटे पलों में मस्ती से जीने की कोशिश करता था। नहीं यार, आज नहीं, आज मुझे घर पर कुछ जरूरी काम है। किशन ने धीरज को मना करते हुए कहा, चलना यार, बहुत मजा आएगा, प्लीज चलना। तेरी मम्मी तो अभी जॉब पर होंगी ना, तू अकेला क्या करेगा घर में? रुकना थोड़ी देर प्लीज। धीरज ने किशन को रोकने के लिए मनाते हुए कहा, नहीं धीरज, सॉरी, आज नहीं, मैं कल से पक्का जाऊंगा। किशन ने धीरज को मना करते हुए कहा, अच्छा चल ठीक है, फिर कल मिलते हैं। कहकर धीरज ने किशन का बैग लौटा दिया और ग्राउंड की तरफ दौड़ गया। किशन ने अपने घर का रास्ता पकड़ा और सीधा अपने घर की तरफ जाने लगा। रास्ते में किशन अपने पिछले जन्म में हुई गलतियों के बारे में सोच रहा था और खुद से बोला, इस बार इस दूसरे मौके में मैं कोई गलती नहीं करूंगा। फिर अचानक किशन के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ गई। आखिरी बार जब धीरज किशन से मिलने हॉस्पिटल आया था तो किशन को धीरज की वो बातें याद आ गई। धीरज बड़ा होकर कितना मैच्योर हो गया था। मुझे याद है जब मुझे हॉस्पिटल में वो आखिरी बार मिलने आया था तो अपनी शादी की खुशखबरी भी आंखों में आंसू लिए सुना रहा था। पागल, क्योंकि मुझसे दूर जा रहा था। और अब देखो कितना बेफिक्र है बचपन में। दरअसल धीरज की जिस कंपनी में जॉब लगी थी, धीरज उस कंपनी के बॉस की बेटी से प्यार करने लगा था। दोनों ने शादी करने का फैसला किया तो बॉस ने धीरज को अपनी सिंगापुर वाली ब्रांच संभालने के लिए शादी करके सिंगापुर में बसने के लिए कह दिया था। इसीलिए धीरज उदास था क्योंकि शादी के बाद वो किशन से मिलने नहीं जा पाता। वैसे तब तो मेरे सभी दोस्तों की शादी हो गई होगी, मगर किसी ने मुझे बताया तक नहीं। खैर, वैसे बता के हो भी क्या जाता, मैं तो ऐसे उदास हो रहा हूँ जैसे मैं उन शादियों में जा पाता। फिर किशन को अचानक से शिखा का ध्यान आया। मैंने कितने सालों से शिखा को भी नहीं देखा। क्या मुझसे दूर होने के बाद शिखा को भी कोई? इस ख्याल से कि शिखा ने भी शादी कर ली होगी, किशन ने गुस्से से अपनी मुट्ठी भींच ली, लेकिन फिर खुद को समझाते हुए बोला, मैंने शिखा का दिल तोड़ा था, तो अगर ऐसा हुआ भी था तो इसमें कुछ गलत नहीं था। मेरे चक्कर में शिखा अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद करती भला? खैर, अब 2 साल बाद वैसे भी मुझे शिखा कॉलेज में दोबारा मिलेगी, तब मैं शिखा को कभी खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। किशन के घर के रास्ते में एक पार्क आता था जिसमें हर उम्र के लड़के अलग अलग खेल खेला करते थे। फुटबॉल, क्रिकेट, टेनिस, सभी के लिए अलग अलग एरिया बटा हुआ था।
चलते चलते किशन उसी पार्क को पार करने के लिए उस पार्क में घुस गया। वहाँ कुछ बड़े लड़के क्रिकेट खेल रहे थे। तभी अचानक क्रिकेट की गेंद उड़ती हुई किशन के चेहरे से बस टकराने ही वाली थी कि किशन ने बिना उस गेंद की तरफ देखे उसे मुंह पर लगने से पहले पकड़ लिया। किशन को सुपर रिफ्लेक्स क्षमता की ताकत भी मिली थी, जिसमें किशन को आने वाले खतरे का आभास पहले से ही हो जाता था और किशन उस खतरे के लिए पहले से चौकन्ना हो जाता था। ये क्या था? किशन एक पल के लिए खुद हैरान रह गया कि किशन ने उस आते हुए खतरे को कैसे भांप लिया और लगने से पहले गेंद को कैसे पकड़ लिया। तभी क्रिकेट खेलने वाले लड़कों में से एक लड़का दूर से बॉल वापस मांगने के लिए चिल्लाया, ओए लड़के, वो बॉल देगा या अपने हाथ में रखेगा? क्या बदतमीजी है, माफी मांगने की बजाय उल्टा मुझ पे धौंस दिखा रहा है। किशन ने गुस्से में बॉल को उठाकर हवा में उछाल दिया, जिससे वो बॉल बादलों को भी पार कर गई। वो लड़का और उस लड़के के सभी दोस्त कभी किशन को तो कभी अपनी बॉल को आसमान में उड़ते हुए भौचक्का सा देख रहे थे। तभी एक फुटबॉल किशन के पैर पर आकर लगी। किशन ने देखा कुछ छोटे लड़के फुटबॉल की तैयारी कर रहे थे। तभी एक लड़के ने किशन से कहा, सॉरी भैया, गलती से लग गई आपको, प्लीज हमारी बॉल हमें पास कर दीजिए। किशन उस छोटे लड़के के व्यवहार से बहुत खुश हुआ। किशन फुटबॉल देने के लिए लात मारता मारता रुक गया और सोचने लगा, अगर मैंने बॉल को लात मारी तो कहीं ये बॉल किसी के लग गई और वो भी उछल गया तो। इसीलिए किशन ने सिर्फ अपने पैर से हल्का सा बॉल को छुआ और बॉल सीधा नेट में जाकर गिरी। दोनों नजारे वहां मौजूद सभी लड़के बड़ी हैरानी से देख रहे थे। दोनों ही बातें किसी नॉर्मल लड़के के लिए करना आसान नहीं था। किशन सक पका गया और जल्दी जल्दी कदम बढ़ाता हुआ उस पार्क से बाहर निकलकर अपने घर की ओर चल दिया। उस वक्त किशन को यह एहसास हुआ कि किशन की ये नई जिंदगी और इस जिंदगी में मिली क्षमताएं थोड़ी चुनौती से भरी होने वाली थी। आखिर और किस किस तरह की क्षमताएं किशन को अपने इस नए जीवन में मिली थी और क्या किशन उन क्षमताओं को। स्कूल से वापस घर की तरफ आते हुए किशन ने जब पार्क में गेंद और फुटबॉल लड़कों को वापस लौटाते हुए जब अपनी छिपी हुई शक्तियों का एहसास किया तो किशन स्तब्ध रह गया। क्रिकेट की गेंद को अपने मुंह पर लगने से पहले बिना देखे पकड़ लेना और फिर बाद में हवा में उछाल देना, जिससे वो गेंद बादलों को पार कर गई और फुटबॉल को सिर्फ पैर के अंगूठे से छूने भर से वो फुटबॉल सीधा नेट में जा गिरी। किशन की ये प्रतिक्रियाएं सभी लड़के बड़े आश्चर्य से देख रहे थे, इसीलिए किशन वहां से जल्दी से निकल गया। किशन को यह एहसास हो गया कि किशन का नया जीवन थोड़ा चुनौतीपूर्ण होने वाला था। अब तक किशन अपनी 3 छिपी हुई क्षमताएं पहचान चुका था, टेलीपैथी यानी मानसिक दूरसंचार, सुपर रिफ्लेक्स एक्शन यानी आने वाले खतरे को पहले से भांपकर उस खतरे से बचना और अलौकिक शारीरिक ताकत। किशन जल्दी जल्दी कदम बढ़ाता हुआ अपने घर पहुंचा। किशन को याद था कि किशन के पास अपने घर की दूसरी चाबी हुआ करती थी, क्योंकि किशन जब स्कूल से फुटबॉल खेलकर लौटता था तब तक किशन की मां सविता अपने काम पर जा चुकी होती थी। किशन ने अपने स्कूल बैग में देखा तो वाकई बैग में चाबी थी। किशन ने दरवाजे में चाबी लगाई तो पाया उस दिन घर के दरवाजे पर ताला नहीं था। किशन थोड़ा हैरान हुआ। किशन दरवाजा धीरे से खोलकर घर के अंदर दाखिल हुआ। किशन चारों तरफ चौकन्ना होकर देखने लगा कि कहीं कोई चोर तो नहीं घर में घुस गया था। लेकिन फिर किशन की नजर सोफे पर सोई अपनी मां पर पड़ी। मां! अपनी मां को इतने सालों बाद अपने सामने देखकर किशन की आंखें उमड़ आई। किशन वही दरवाजे पर खड़ा मुंह पर हाथ लगाकर खुशी के मारे रोने लगा। कितने साल बीत गए, मैं कितने सालों बाद अपने घर में आया हूँ। माँ को कस के गले लगाने का मन कर रहा है, लेकिन माँ के लिए तो मैं सुबह ही स्कूल गया था। किशन रोते रोते अपने आप से बातें कर रहा था। किशन एकटक अपनी माँ को निहारे जा रहा था, लेकिन तभी किशन को ये ख्याल आया, आज माँ घर पर कैसे है? तबीयत तो ठीक है ना माँ की? या कहीं ऐसा तो नहीं माँ ने फिर से वो नाइट शिफ्ट वाली नौकरी के लिए हाँ बोल दी हो और उस जॉब पर जाने से पहले थोड़ा आराम कर रही हो। किशन की मां सविता छोटी छोटी पार्ट टाइम नौकरियां क्या करती थी। दिन में 2 नौकरी और कभी कभी दिन के साथ साथ नाइट शिफ्ट में भी नौकरी करती थी। किशन अपनी मां का बोझ हल्का करना चाहता था, लेकिन किशन के स्कूल में ये नियम था कि कोई भी बच्चा पढ़ाई के साथ साथ नौकरी नहीं करेगा। और जब किशन कॉलेज गया तो सविता ने अपनी कसम देकर किशन को पहले पढ़ाई पूरी करने को कहा, क्योंकि तब तक सविता ने दूसरी शादी भी कर ली थी, तो घर की जिम्मेदारी सविता के दूसरे पति गिरधर ने बांट ली थी। भाड़ में जाए ये कानून और नियम, मैं अब अपनी शक्तियों से बहुत पैसे कमाऊंगा। किशन ने मन ही मन निर्णय लिया और अपने कमरे में कपड़े बदलने चला गया। मुझे ऐसी कोई जॉब ढूंढनी होगी जहां मैं अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर सकूं, किशन सोचने लगा। किशन अपनी विधवा मां के साथ अकेले रहता था। किशन जब 3 साल का था तब किशन के पिता का दुर्घटना में देहांत हो गया था और तभी से सविता ने किशन को पाल पोस कर बड़ा किया था। माँ भी अगले महीने गिरधर अंकल से शादी कर लेंगी। गिरधर अंकल अगर माँ के साथ ऑफिस में ना होते तो शायद मेरी माँ कभी अपने इस दुख से उभर नहीं पाती। अब अगले महीने से मुझे एक सौतेले पिता और एक छोटी सौतेली बहन भी मिल जाएगी। किशन गिरधर का बहुत सम्मान करता था। गिरधर भी किशन को अपने बेटे जैसा ही मानता था। यही सब सोचता हुआ किशन चुपचाप घर से नौकरी ढूंढने निकल गया। लेकिन मेरे पहचान पत्र के बिना क्या कोई मुझे नौकरी पर रखेगा? और अगर मैंने उन्हें अपना पहचान पत्र दिखा दिया तो उन्हें पता चल जाएगा कि मैं अभी नाबालिग हूँ। किशन सीधे तरीके से जॉब नहीं कर सकता था, इसलिए किशन तिगड़म लगाकर जॉब पाने की कोशिश करने लगा। सोच सोच किशन, तू कहाँ अपनी ताकत इस्तेमाल कर सकता है। किशन अपने फोन पर उन नौकरियों की तलाश करने लगा जहां पहचान पत्र की जरूरत नहीं थी। कुछ देर तक ढूंढने के बाद किशन को एक नौकरी मिली जहां कोई भी उम्र का इंसान जॉब के लिए आवेदन दे सकता था। वो जॉब थी एक वाटर पार्क में स्विमिंग पूल साफ करने की। वाह, ये लोग एक पूल साफ करने के लिए 500 रुपए दे रहे हैं
और कुल मिलाकर 12 पूल हैं। और अगर मैं पूल के साथ साथ झूले और गार्डन भी साफ कर दूं तो इससे ज्यादा पैसे मांग सकता हूँ। किशन बहुत खुश हो गया। किशन ने बिना समय गवाए उस वाटर पार्क की तरफ रुख कर लिया। वो वाटर पार्क किशन की जगह से 10 किलोमीटर दूर था। किशन ने अपने फोन में नक्शा लगाया और सबसे छोटा रास्ता ढूंढने की कोशिश की। किशन को एक छोटा रास्ता मिला, लेकिन वो किसी प्रत्युत सुरंग से होकर जाता था। नक्शे में वो रास्ता निषेध था, लेकिन सबसे छोटा वही था। किशन ने मन बना लिया कि किशन इसी सुरंग के रास्ते वाटर पार्क तक जाएगा। किशन खुशी खुशी सुरंग के पास पहुंचा और उस सुरंग के अंदर चला गया। कुछ आगे चलने के बाद किशन ने मन में सोचा, सुरंग की हालत तो बिल्कुल ठीक है, फिर इस सुरंग को इस तरह बंद क्यों छोड़ रखा है। किशन वाटर पार्क जल्द से जल्द पहुंचना चाहता था, इसीलिए जल्दी जल्दी कदम बढ़ा रहा था, क्योंकि किशन नहीं चाहता था कि किशन के पहुंचने से पहले वो जॉब किसी और को मिल जाए। हालांकि किशन जानता था कि किशन अकेला ही उस सुरंग में जा रहा था, लेकिन कुछ कदम चलने के बाद किशन को ना जाने क्यों ऐसा लग रहा था मानो कोई किशन के साथ साथ चल रहा था। किशन को अपने साथ साथ किसी और के होने का भी एहसास हो रहा था। जैसे जैसे किशन उस सुरंग में आगे बढ़ रहा था, वैसे वैसे उस सुरंग में अंधेरा बढ़ रहा था। किसी भी आम इंसान के लिए उस सुरंग में कुछ भी देख पाना मुमकिन नहीं था, लेकिन क्योंकि मिशन के पास अलौकिक शक्तियां थी, इसीलिए किशन उस सुरंग में सब कुछ साफ साफ देख पा रहा था। किशन को यह एहसास ही नहीं था कि किशन जिस सुरंग में चल रहा था वो सुरंग एक घनी अंधेरी डरावनी सुरंग है। किशन की अंधेरे में साफ साफ देखने की क्षमता खुद ब खुद जागरूक हो गई थी। किशन आगे बढ़ता रहा। किशन सुरंग में अकेला था, इसीलिए सन्नाटे में किशन के कदमों की आवाज गूंज रही थी। किशन को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे किशन के साथ सुरंग में काफी लोग चल रहे हों। किशन को पता था वहाँ किशन अकेला ही था, फिर भी किशन को थोड़ा अजीब लग रहा था। किशन ने अपने कानों में ईयरफोन लगाए और अपने फोन में अपने पसंदीदा गाने चला दिए ताकि किशन को कोई व्याकुलता ना हो। शायद मुझे अपने कदम थोड़े तेज बढ़ाने चाहिए, ये सुरंग अभी भी 5 किलोमीटर और लंबी है, शायद मुझे भागना चाहिए। ऐसा कहकर किशन ने भागना शुरू किया, लेकिन ये क्या, किशन ने अपनी चाल में जितनी रफ्तार लाई थी, किशन उस रफ्तार से कई गुना तीव्र गति से भागने लगा। किशन ने सोचा भी नहीं था कि किशन कभी इतना तेज भी भाग सकता था। किशन उस वक्त 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भाग रहा था। ये थी किशन की नई क्षमता, तीव्र गति से दौड़ना। किशन रुकना चाहता था। किशन इस रफ्तार को संभाल सकने में असमर्थ था, लेकिन किशन को यह डर था कि यदि किशन अभी रुका तो मुंह के बल बड़ी ही जोर से गिरेगा, जिससे किशन को कोई गहरी चोट भी आ सकती थी। अपने पिछले जन्म में हुई उस दुर्घटना के बाद किशन का पूरा भविष्य खराब हो गया था, इसीलिए किशन अब इस जन्म में किसी दुर्घटना का जोखिम नहीं उठाना चाहता था। किशन ने बड़ी ही चतुराई से धीरे धीरे अपनी रफ्तार को कम किया, जिससे किशन कुछ ही देर में रुक गया। किशन ने चैन की सांस लेते हुए कहा, भगवान का लाख लाख शुक्र है ये क्षमता इस सुरंग में जागरूक हुई। अगर गलती से ये किसी सड़क पर हुई होती तो आज निश्चित रूप से मैं किसी वाहन से टकरा जाता। किशन को अभी अपनी शक्तियों को काबू करने में थोड़ी परेशानी हो रही थी, लेकिन अभी तो कितनी ही ऐसी क्षमताएं थी जिनके बारे में किशन जानता भी नहीं था। इस बार किशन ने भागने के बजाय तेज चलना ज्यादा बेहतर समझा। किशन ने फिर से अपना पसंदीदा गाना अपने फोन में चलाया और तेज तेज चलना शुरू कर दिया। बेशक किशन के कानों में गाना बज रहा था, लेकिन फिर भी किशन को आसपास की आवाजें साफ साफ आ रही थी। किशन के फोन में आसपास की आवाजों को खत्म करने की विशेषता थी, लेकिन किशन को वो आवाजें अपनी अलौकिक शक्तियों के कारण आ रही थी। पहले तो किशन को लगा कि वो सिर्फ किशन के कदमों की आवाज थी जो गूंज रही थी, लेकिन बहुत गौर से सुनने पर किशन को ये महसूस हुआ कि वो आवाज किशन के साथ साथ किसी और के कदमों की भी थी। अपने शक को दूर करने के लिए किशन एकदम रुक गया, और जैसा कि किशन ने सोचा था ठीक वैसा ही हुआ। किशन के कदमों की आवाज तो रुक गई, लेकिन दूसरी आवाज अभी भी आ रही थी। ये किसी के जूतों की आहट है, तो ये कोई जंगली जानवर तो नहीं हो सकता, किशन ने अपने मन में सोचा। फिर किशन ने सामान्य बर्ताव किया और एक बार फिर से चलने लगा। किशन को ये उम्मीद थी कि आगे चलकर शायद किशन उस दूसरे व्यक्ति से मिल लेगा। थोड़ा दूर चलने के बाद किशन को दूर से एक लड़की आती दिखाई दी। उस लड़की ने स्कूल की यूनिफॉर्म पहन रखी थी। वो लड़की किशन के सामने से आ रही थी। उस लड़की का चेहरा बिल्कुल फीका था, जैसे कि उस लड़की के शरीर में खून की एक बूंद भी ना हो। उस लड़की की आंखें अजीब सी बेजान सी थी। उस लड़की के बाल काले थे लेकिन बिखरे हुए थे। उस लड़की के कदम धीमे थे लेकिन थोड़े अजीब तरीके से आगे बढ़ रहे थे। ओह, तो ये वो लड़की है जिसके कदमों की आहट मुझे सुनाई दे रही थी। चलो, कोई और भी है जो मेरी तरह इस सुरंग को इस्तेमाल कर रहा है, किशन ने मुस्कुराते हुए बुदबुदाया। पता नहीं उस लड़की में ऐसी क्या कशिश थी कि किशन चाहकर भी अपनी नजरें उस लड़की से नहीं हटा पा रहा था। किशन उस लड़की को अपने बाजू से निकलते हुए देखते हुए सोचने लगा, इस लड़की में कुछ तो अजीब है, लेकिन क्या? फिर किशन ने अपना ध्यान उस लड़की से हटाया और फिर से अपनी मंजिल की ओर बढ़ने लगा। किशन को ऐसा लग रहा था जैसे कोई कहीं से किशन को घूर रहा हो। किशन ने फिर रुककर इधर उधर देखा, लेकिन कोई न दिखा। लेकिन जब किशन ने पीछे मुड़कर देखा तो वही लड़की दूर खड़ी किशन को देखे जा रही थी। पहले तो किशन थोड़ा चकित हुआ, फिर किशन ने सोचा कहीं उस लड़की को कोई मदद तो नहीं चाहिए। हे, क्या तुम्हें कोई मदद चाहिए? किशन उस लड़की की तरफ देखकर जोर से चिल्लाया, लेकिन उस लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। किशन ने एक बार फिर आवाज लगाई, क्या तुम मुझे सुन पा रही हो? क्या तुम्हें कोई मदद चाहिए?
लेकिन इस बार भी वो लड़की कुछ नहीं बोली। बस उस लड़की ने अपनी नजरें किशन से हटाकर जमीन पर गाड़ ली। किशन को थोड़ा अजीब लगा। फिर किशन ने सोचा कि किशन को उस लड़की पर ध्यान न देकर आगे बढ़ना चाहिए। किशन ने ऐसा ही किया। 5 मिनट बाद ही किशन को वो लड़की किशन का पीछा करते हुए महसूस हुई। शायद वो लड़की रास्ता भटक गई है और बाहर निकलने के लिए मेरे पीछे पीछे आ रही है और अनजान समझकर कुछ बताना नहीं चाह रही होगी। खैर कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही उसकी मदद कर देता हूँ। किशन ने मन ही मन सोचा। किशन को अब कुछ अजीब होने की आशंका नहीं हो रही थी, बल्कि अब किशन को अच्छा महसूस हो रहा था। किशन बिना उस लड़की पर ध्यान दिए आगे बढ़ता रहा। फिर जब सुरंग का छोर आ गया तो किशन ने मुड़कर देखा, लेकिन वो लड़की कहीं नहीं थी। किशन ने उस बात पर ज्यादा गौर नहीं किया और सुरंग से बाहर आ गया। मुझे अब थोड़ा जल्दी वाटर पार्क पहुंचना होगा और वहां के मालिक से जॉब की बात करनी होगी। मुझे कुछ भी करके वो जॉब हासिल करनी है। ऐसा कहकर किशन वाटर पार्क के रास्ते की तरफ दौड़ पड़ा। आखिर वो लड़की कौन थी जो सुरंग में किशन का पीछा कर रही थी और सुरंग का छोर आते ही अचानक गायब हो गई। रहस्यमय सुरंग को जैसे जैसे पार करके किशन बाहर आया तो किशन ने देखा कि वो अनजान लड़की जो कुछ वक्त पहले तक किशन का पीछा कर रही थी, वो अचानक गायब हो गई। किशन को पहले तो उस लड़की का बर्ताव थोड़ा अजीब लग रहा था, लेकिन फिर बाद में किशन ने उस लड़की पर ध्यान न देते हुए अपनी मंजिल यानी कि वाटर पार्क की तरफ जल्द से जल्द पहुंचने का निश्चय किया। किशन को वो सफाई की नौकरी किसी भी हाल में पानी थी, क्योंकि यहाँ बालिग नाबालिग का चक्कर नहीं था। किशन को इस नौकरी से बहुत उम्मीदें थी। किशन दौड़ता दौड़ता वाटर पार्क तक पहुंचा। तब तक दोपहर के 3 बज चुके थे। किशन ने वाटर पार्क पहुंचकर पाया कि किशन ने आने में थोड़ी देर कर दी थी, क्योंकि वहां पहले से ही 5 और उम्मीदवार उस नौकरी को पाने के लिए बैठे हुए थे। किशन का चेहरा उतर गया। किशन को लगा कि किशन का वो नौकरी पाने का मौका हाथ से निकल गया, लेकिन फिर भी किशन ने हार नहीं मानी। किशन ने खुद को प्रोत्साहित करते हुए मन ही मन कहा, नहीं नहीं किशन, तू इतनी दूर निराश होकर वापस लौटने नहीं आया है। किशन उन 5 उम्मीदवारों के साथ जाकर बैठ गया और अपनी बारी का इंतजार करने लगा। तभी वाटर पार्क के कोने में बने एक कैबिन में से एक लड़की बाहर निकल कर आई। उस लड़की की उम्र लगभग 20 साल के आसपास थी। उस लड़की के बाल लंबे और काले थे। उस लड़की ने टी-शर्ट और जीन्स पहन रखी थी। उस लड़की के चेहरे पर आश्चर्य के भाव थे, मानो उसने ये उम्मीद नहीं की थी कि इस नौकरी के लिए इतने उम्मीदवार भी आएंगे। ये लड़की शायद इस वाटर पार्क की मालकिन थी। तभी वो लड़की उन सभी उम्मीदवारों के सामने रखी हुई कुर्सी पर आकर बैठ गई और बोली, मैं इस वाटर पार्क की मालकिन हूँ। और फिर सबको एक एक करके अपना नाम बताने को बोली। पहले उम्मीदवार ने कहा, नमस्ते मैडम जी, मेरा नाम विजयपाल है। दूसरा उम्मीदवार बोला, मैडम जी मैं मनोहर सिंह हूँ। फिर तीसरे ने अपना परिचय देते हुए कहा, मैडम मेरा नाम गुलाटी है। चौथा उम्मीदवार बोला, नमस्ते मैडम मैं दिवाकर हूँ। जैसे ही वाटर पार्क की मालकिन ने 5वें उम्मीदवार की तरफ नजरें घुमाई, वो थोड़ा चौंक गई। 5वां उम्मीदवार शायद उस वाटर पार्क की मालकिन को पहले से जानता था, इसीलिए वो पहले थोड़ा सा मुस्कुराया और फिर बोला, क्या मुझे भी अपना नाम बताने की जरूरत है? और फिर हंसता हुआ बोला, विकास नाम है मेरा। वाटर पार्क की मालकिन किशन की तरफ देखकर किशन के परिचय देने का इंतजार करने लगी। हेलो मैडम, मेरा नाम किशन है। फिर वो मालकिन अपनी कुर्सी से खड़ी हो गई और सबसे पूछने लगी, तो आप सब लोग यहाँ क्यों आए हैं? और ऐसा कहकर पहले उम्मीदवार विजयपाल की तरफ देखने लगी। विजयपाल ने जवाब दिया, जी आपका इश्तेहार देखा था अखबार में कि आपको एक सफाई कर्मचारी की जरूरत है। मैंने भी। मनोहर सिंह ने इसके बाद उत्तर देते हुए कहा, मैंने भी। बाकी तीनों उम्मीदवारों गुलाटी, दिवाकर और विकास ने भी यही उत्तर दिए। अब किशन के जवाब की बारी थी। हालांकि किशन का उत्तर भी यही होने वाले थे, लेकिन किशन ने ऐसा नहीं कहा। किशन बेशक देखने में 16-17 साल का लड़का था, लेकिन दिमाग से किशन एक 26-27 साल का युवा था। किशन ने पिछले जन्म में कई इंटरव्यू दिए थे, इसीलिए किशन जानता था कि अपने जवाब को सबसे अच्छा कैसे बनाया जाता था और किसी नौकरी को पाने के लिए किस तरीके से इंटरव्यू दिया जाता था। किशन ने मुस्कुराते हुए वाटर पार्क की मालकिन को देखा और खड़े होकर बोला, मैं यहाँ इस वाटर पार्क के स्विमिंग पूल की सफाई के लिए आया हूँ। हालांकि जवाब सबका एक ही था, लेकिन किशन ने उस जवाब को जिस तरह अपने शब्दों में पिरो के प्रस्तुत किया, उससे वाटर पार्क की मालकिन बड़ी प्रभावित हुई। मैं कल से ये वाटर पार्क दोबारा शुरू कर रही हूँ, इसीलिए मुझे ये सारे पूल आज रात तक साफ करवाने हैं। वाटर पार्क की मालकिन ने बताया। 1 मिनट मैडम, सारे पूल मतलब? मुझे लगा था सिर्फ एक ही स्विमिंग पूल है। विजयपाल ने कहा, हाँ मुझे भी। मनोहर सिंह बोला, पूरे कितने पूल है मैडम? गुलाटी ने आशंका जताते हुए पूछा। सभी उम्मीदवार जवाब का इंतजार करने लगे और उस वाटर पार्क की मालकिन को देखने लगे। इतने में किशन ने चकित होकर अपने मन में सोचा, मुझे पहले से कैसे पता चल गया था कि यहाँ कुल मिलाकर 12 पूल हैं। किशन ने अपने फोन पर विज्ञापन का लिंक खोला और ठीक से दोबारा पढ़ा। विज्ञापन में वाकई कहीं नहीं लिखा था कि वाटर पार्क में कुल 12 पूल थे। क्या मैंने ऐसे ही अंदाजा लगा लिया था? किशन अभी ये सोच ही रहा था कि इतने में वो वाटर पार्क की मालकिन बोल पड़ी, यहाँ पूरे 12 स्विमिंग पूल हैं। ये सुनते ही किशन के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। किशन को समझ नहीं आया कि आखिर ये कैसे हुआ, लेकिन जो भी था ये सब किशन की अलौकिक शक्तियों के कारण ही था। क्या कहा, 12 पूल, और वो भी आज रात तक? एक दिन में कोई 12 पूल साफ नहीं कर सकता, और यहाँ तो आधा दिन बचा है। विजयपाल अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया। मनोहर सिंह भी अपनी जगह पर खड़ा हो गया और बोला, हाँ भाई, ये तो किसी कीमत पर मुमकिन नहीं है। विजयपाल और मनोहर सिंह दोनों ही वाटर पार्क से चले गए। उन दोनों के पीछे पीछे गुलाटी भी बिना कुछ बोले वाटर पार्क से चला गया।
शानदार। 3 उम्मीदवारों के चले जाने से किशन बहुत ही खुश हुआ। किशन के इस नौकरी को पाने के अवसर और बढ़ गए थे, लेकिन अब किशन को दिवाकर और विकास को इस इंटरव्यू में हराना था। किशन वो सारे पूल खुद साफ करके बहुत पैसा कमाना चाहता था। क्या आप 12 पूल साफ करने के लिए एक से ज्यादा कर्मचारी नहीं रख सकते? दिवाकर ने वाटर पार्क की मालकिन से पूछा। मैं रख सकती हूँ, लेकिन मेरे पास अभी तनख्वाह देने के लिए इतना पैसा नहीं है। ये वाटर पार्क महामारी के कारण पिछले 2 साल से बंद था, लेकिन अगर आप चाहें तो अपने साथ और बंदे लाकर काम पूरा कर सकते हैं। लेकिन मैं एक पूल के 500 रुपए से ज्यादा नहीं दे पाऊंगी। आप अपनी तनख्वाह बढ़ा सकते हैं। उस वाटर पार्क की मालकिन ने जवाब दिया। महामारी? कौन सी महामारी? ये कौन सी महामारी के बारे में बात कर रही हैं? किशन सोचने लगा। अभी किशन को इस दुनिया को और अच्छी तरह से जानना था। किशन ये नहीं जानता था कि किशन जिस दुनिया में आया था वो दुनिया असली दुनिया से अलग थी। ये दुनिया कयामत के बाद बनी थी। यहाँ के लोग एक कयामत के बाद फिर से अपना जीवन नए तरीके से शुरू कर रहे थे। हालांकि किशन का परिवार, किशन का शहर सब पहले जैसा था, लेकिन ये दुनिया अलग थी। किशन के शहर में उस महामारी का कोई अवशेष नहीं था, इसीलिए किशन को उस महामारी के बारे में कुछ नहीं पता था। लेकिन अभी भी कुछ जगहों में महामारी के कुछ एक लक्षण शेष थे। उस वाटर पार्क की मालकिन की बात सुनकर दिवाकर भी खड़ा हो गया और ये बोलते हुए वाटर पार्क से चला गया। सॉरी मैडम, मैं भी यहाँ से बाहर हूँ। बहुत बढ़िया, अब बस एक और उम्मीदवार बचा है, मुझे बस अब इससे मात देनी है। किशन मनी मन सोचकर खुश हुआ। फिर वाटर पार्क की मालकिन विकास की तरफ मुड़ी और बोली, क्या तुम एक दिन में ये सारे पूल साफ करा लोगे? विकास ने सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल, मैं मदद के लिए किसी और को ले आऊंगा, इसलिए ये सब मेरे बाएं हाथ का खेल है। देखो, मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है, जैसा मैंने उस आदमी को बताया था वही बात मैं तुम्हें कह रही हूँ। मुझे कोई मतलब नहीं है तुम कितने भी आदमी मदद के लिए लेकर आओ, मैं उतना ही पैसा दूंगी जितना मैंने वादा किया है। वाटर पार्क की मालकिन ने अपनी बात दोहराते हुए कहा, तो मैं उस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो मुझे 12 स्विमिंग पूल की सफाई के लिए 8000 रुपए दो, बाकी सब मैं देख लूंगा। विकास ने अपने मोबाइल पर कुछ हिसाब जोड़ते हुए कहा। 8000? वाटर पार्क की मालकिन चिल्ला उठी और बोली, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? 12 स्विमिंग पूल के 500 रुपए के हिसाब से 6000 रुपए बैठते हैं। मैं ज्यादा से ज्यादा 7000 रुपए दे सकती हूँ बस। तुम वाटर पार्क चलाती हो तो तुम्हें इस बात का अंदाजा तो होगा ना कि पूल की सफाई का मेहनत आना 700 से 800 रुपए के बीच होता है। मैं तो फिर भी 650 रुपए के हिसाब से मांग रहा हूँ। विकास ने एक चालाक मुस्कान के साथ कहा। विकास जो कह रहा था वो बात वैसे जायज थी। अगर कम समय में ज्यादा काम कराना था तो मेहनत आना तो ज्यादा देना ही चाहिए था। लेकिन किशन को यहाँ जायज नाजायज नहीं देखना था। किशन को बस ये नौकरी चाहिए थी, इसीलिए किशन वाटर पार्क की मालकिन और विकास की बात में बीच में बोल पड़ा। मैं 8000 रुपए में सब कुछ साफ कर सकता हूँ। 12 स्विमिंग पूल, सारे झूले, कैंटीन, लॉकर रूम, फर्श, बाथरूम, सब कुछ। किशन का प्रस्ताव वाकई विकास से बेहतर था। किशन 8000 रुपए सिर्फ 12 स्विमिंग पूल की सफाई के नहीं बल्कि बाकी सब कुछ साफ करने की मांग रहा था। क्या तुम इतने रुपए में पार्क की घास की भी काट छाट कर दोगे? वाटर पार्क की मालकिन ने हैरानी से किशन की तरफ देखते हुए पूछा। जी हाँ, सब कुछ, मतलब सब कुछ। किशन ने अपना सिर हिलाते हुए जवाब दिया। विकास ने अपने हाथ से ये सौदा जाते हुए देखा तो गुस्से में तमतमा उठा। विकास ने अपनी मुट्ठी भींच ली और बोला, मैं ये सारा काम 7500 रुपए में कर दूंगा और मेरे पास टीम भी है, तो काम भी सफाई से और जल्दी होगा। मैं 7000 रुपए में कर लूंगा, किशन ने तुनक कर जवाब दिया। किशन अपने हाथ से ये नौकरी जाने नहीं देना चाहता था। किशन 6000 रुपए तक भी आने को तैयार था अगर विकास आगे और मेहनताना काम करता। क्या तुम्हारे पास भी कोई टीम है? वाटर पार्क की मालकिन ने किशन से सवाल किया। नहीं, मैं ये सब अकेले ही कर दूंगा, आप चिंता ना करें। किशन ने उस वाटर पार्क की मालकिन को खुद पर भरोसा दिलाते हुए जवाब दिया। हो ही नहीं सकता, एक दिन में तुम इस पूरी जगह को अकेले साफ कर ही नहीं सकते, विकास ने किशन को घूरते हुए कहा और फिर उस वाटर पार्क की मालकिन की तरफ घूमा और बोला, अगर तुम इस लड़के को नौकरी देने का सोच रही हो तो सावधान हो जाओ, क्योंकि ये लड़का झूठ बोल रहा है। ये अकेले इतना काम इतनी जल्दी नहीं कर सकता। ऐसा ना हो ये तुम्हारे पैसे लेकर भाग जाए। अगर मैंने अगले 12 घंटों में ये सारा काम अकेले खत्म नहीं किया तो आप मुझे 1 रुपया भी मत देना। किशन ने वाटर पार्क की मालकिन को बड़ी ही आत्मसंतुष्टि से देखा और कहा, किसी आम इंसान के लिए यकीनन ये सब करना मुमकिन नहीं था, लेकिन क्योंकि किशन के पास अलौकिक शक्तियां थी इसीलिए किशन बहुत ही आत्मविश्वासी था। किशन के इस जज्बे को देखकर और ना ठुकराए जाने वाले ऑफर को सुनकर विकास गुस्से से आग बबूला उठा। विकास ने गुस्से में अपनी कुर्सी को लात मारी और वहां से चला गया। 7000 रुपए कोई बड़ी रकम नहीं है इतने सारे काम के लिए, लेकिन क्या ये लड़का वाकई सच बोल रहा है? लेकिन इसने ये भी तो कहा है कि अगर इसने अपना काम पूरा नहीं किया तो मुझे इसे 1 रुपया भी देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं इसे एक मौका देकर देखती हूँ, वाटर पार्क की मालकिन ने अपने मन में विचार किया। फिर उस वाटर पार्क की मालकिन ने किशन की ओर देखा और किशन से पूछा, क्या तुम्हें वाकई यकीन है कि तुम ये सब अकेले संभाल लोगे? आपको खुद हैरानी होगी जब मैं ये सब कर दूंगा, किशन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। वैसे ये जो लड़का अभी यहाँ से गया है, इन्होंने आपकी कुर्सी को ऐसे लात मारी जैसे ये उन्हीं की हो। आपको उनको इसके लिए सजा देनी चाहिए थी। मैं इसमें भी आपकी मदद कर सकता हूँ अगर आप चाहें तो। किशन ने वाटर पार्क की मालकिन को थोड़ा मक्खन लगाते हुए बोला, वो लड़का खैर छोड़ो, अब इन सब के लिए समय नहीं है। ऐसा कहकर वाटर पार्क की मालकिन पूल की तरफ रुक करके किशन से बोली, आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें स्विमिंग पूल दिखा देती हूँ। किशन और पार्क की मालकिन स्विमिंग पूल की तरफ बढ़ गए। क्या किशन अपने किए वादे के मुताबिक अपनी शक्तियों के इस्तेमाल से 12 घंटों में